फिर जब वे ड्यूक के महल पहुंचते हैं तो अंदर हम फ्रे के पिता इब्राहिम को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रे अपने पिता का हाथ अपने गाल पर रखकर कहता है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। फिर फ्रे कमरे से बाहर चला जाता है और कानिया उससे पूछती है, क्या तुम सच में इस बारे में यकीन रख रहे हो? फ्रे गंभीरता से कहता है, इस वक्त और कोई चारा नहीं है। अब मैं एक बेवकूफ़ बेटा हूँ जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। अगर मैं और देर तक रहूँगा तो यह गलतफहमियाँ पैदा कर सकता है। कानिया फिर कोशिश करती है कि कुछ कह सके, यंग मास्टर कुछ ऐसा, लेकिन फ्रे उसे रोकते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं लगती। जब तक मैं इसे सही से संभाल लूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर वो कानिया से कहता है, चलो मेरी बहन के कमरे में चलते हैं जहाँ तुम्हारी बहन है। चलते चलते फ्रे पूछता है कि वो कैसी है और कानिया जवाब देती है, मैंने उसे जादू से सोने के लिए भेज दिया क्योंकि अगर वो यंग मालिक को देख लेगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसे कहता है, ठीक है, दरवाजे के सामने रुकना, मैं जल्दी बाहर आऊँगा। वो कमरे में स्टेल्थली घुसता है और देखता है कैडिया सो रही है। फिर कहता है कि वो सच में कानिया की छवि जैसी है। वो संभावनाओं का अमृत उठाता है और कहता है, हालांकि उसके पास जो क्षमता है वो बिल्कुल अलग है। कानिया की तरह जो काले जादू का इस्तेमाल करके अपनी ही जिंदगी को खत्म करती है, कैडिया की शक्तियाँ काले जादू को नियंत्रित करने और उसे शांत करने में विशेषज्ञता रखती हैं। इसके अलावा वो दूसरों के काले जादू को भी काबू कर सकती है। ये कानिया के लिए बहुत मददगार साबित होगी क्योंकि वो अभी भी यंग है और उसकी केवल एक हिस्से की क्षमताएं ही जागृत हुई हैं। वो उसे अमृत पियाने लगा और कहा कि ये तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार इसका असर लगभग आधे दिन में दिखाई देगा। अचानक फ्रे पर एक झिलमिलाती रोशनी की चमक पड़ी और उसका शरीर कमरे की दीवार से जा टकराया। एक लड़की उसके पास आई और डिस्गस्टेड लुक के साथ चिल्लाई, तूने कैडिया के साथ क्या किया गंदे बास्टर्ड? ये तो एक नशे की दवा है ना? फ्रे फिर खड़ा हुआ और उसे एरिया के नाम से बुलाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह उसे कहती है, तेरे कारण हमारे पिता बेहोश है और तू बस ऐसे गंदी हरकत के बारे में सोच रहा है। फिर वह उसे कॉलर से पकड़ लेती है और चिल्लाती है, मेरी माँ तेरे कारण मरी और अब मेरे पिता भी तेरे कारण ही मौत की कगार पर है। क्या तू घर पर सिर्फ नौकरानी को धमकाने और मेरी उम्र की एक लड़की को ड्रग करने आया है? फ्रे उसे ठंडे नज़र से देखता है और सोचता है, मेरे पास उसका अपमान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जबकि वह कहती है, मेरी माँ के बजाय तुम्हें मरना चाहिए था, तू शैतान। फ्रे उसका हाथ झटकता है और उसे ज़मीन पर धकेल देता है, बोलते हुए, बकवास मत कर, तेरे पिता खुद ही बेहोश हो गए। और आगे जोड़ता है कि अपनी चीज़ को छूने में क्या गलत है। एरिया जवाब देती है, कैडिया कोई चीज़ नहीं है, बेवकूफ़। फिर एक बुरी मुस्कान के साथ फ्रे कहता है, अब जब पिता बेहोश हो गए हैं तो मैं स्टारलाइट परिवार का मुखिया हूँ। ये घर हो, वह लड़की हो, तुम और सब कुछ, मैं इनके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर तुम समझ गई हो तो तुरंत चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कर दूंगा। एरिया फ्रे का हाथ पकड़ती है और कहती है, रुको, कृपया रुको, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहती है, कृपया बड़े भाई। वो उसे सुनकर चौंक जाता है। फिर कहती है, कृपया उस दयालु भाई में वापस जाओ जो तुम हुआ करते थे। वो उसे ज़मीन पर धक्का देकर गिरा देता है और कहता है, सारा मूड खराब कर दिया। फिर वो उसे ठंडी नज़र से देखता है और कहता है, मैं आज यहीं रुक रहा हूँ। अगर कोई पास में रोने लगता है तो सोने में परेशानी होगी। कमरे से बाहर जाते वक्त वो कहता है, ध्यान रखना, मेरी नज़र से जितना हो सके दूर रहना, गंदगी। सिस्टम उससे बताता है कि उसने परिवार पर भी दया न दिखाने के लिए 300 अंक हासिल किए हैं। एरिया फिर रोते हुए बुदबुदाती है, बड़े भाई, तुम्हारे साथ सच में क्या हुआ? फिर फ्रे नीचे बैठे जाता है। दरवाजे के बाहर ज़मीन पर बैठे हुए एरिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, मेरा भाई जो सबके प्रति इतना दयालु था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर हम फ्री को उसके बिस्तर पर देखते हैं जो कह रहा है, मैंने सोचा था कि मैं इस नाटक का आदी हो गया हूँ, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो ये मुझ पर असर डालता है। फिर वह कहता है, नहीं, मुझे इन सब भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो भी मेरी परवाह करेगा उसे सज़ा मिलेगी। तभी उसे कानिया दरवाजे पर नॉकिंग करते हुए सुनाई देती है, जो पूछती है कि क्या वह अंदर आ सकती है। वह उसे अंदर आने के लिए कहता है। फ्रे फिर उससे पूछता है, क्या कोई समस्या है? कानिया जवाब देती है, नहीं, यह एक सरल प्रक्रिया थी, लेकिन इसके प्रभाव स्वयं ही स्पष्ट है। फिर वह अपना हाथ उठाकर ब्लैक मैजिक को बुलाती है और कहती है, अब तक मेरा मैजिक बहुत ज़्यादा बहता रहता था। फिर वह जादू को स्थिर करती है और कहती है, इलाज के चलते अब मैं सिर्फ ज़रूरत की मात्रा को ही काबू में रख सकती हूँ। फिर वह फ्रे का एक क्लोन बनाती है और कहती है,
अब बड़े स्तर के काम जैसे कि एक डुप्लीकेट बनाना भी आसान लगता है। फ्रे जवाब देता है, अच्छा, इससे मेरी असली पहचान छिपाना आसान होगा। फिर वह उससे कहता है, जब हम वापस जाएंगे तो डॉर्मेट्री में रहने वाले आम लोगों के अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे और उनके आसपास के सुरक्षा कर्मियों को इनकरेज करेंगे। कान्या उसके आदेश को स्वीकार करते हुए कहती है, समझ गई। फ्रे सोचता कि अब मैं मुख्य मिशन पर बिना किसी चिंता के ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। एरिना ने मुझसे वफादारी की कसम खाई है और मुझे बाकी दो के कमजोरियों का पता है। जब तक कुछ असाधारण नहीं होता, मुझे मिशन को सुरक्षित रूप से पूरा कर लेना चाहिए। फिर वह सोचता है कि सेरेना तो अपनी यात्रा से लौट आई होगी, है ना? वहीं पश्चिम की किसी जगह महाद्वीप पर एक औरत सेरेना से पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? सेरेना जवाब देती है, तुम अनुमान लगाओ। औरत कहती है, ये तो उस कीड़े जैसे लिपि के जैसा दिखता है जो हमने खंडहरों में देखा था। फिर औरत आगे बोलती है, जब तुमने अचानक कहा कि तुम 1000 साल पुराने नायकों के खंडहरों की तरफ जाना चाहती हो। सेरेना उन्हें बीच में ही हंसते हुए रोक देती है और कहती है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट लिया। फिर वह मन ही मन उस लिपि को पढ़ती है। मैं अचानक एक नायक बन गई और मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे दूर के वंशज शायद उसे और भी खराब हालात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हालात सच में कठिन हैं क्योंकि यहाँ कोई चिकन नहीं है। सेरेना तब मुस्कुराती है, जबकि अंदर ही अंदर सोच रही है कि इस पल पहला मुख्य मिशन चल रहा होगा, है ना? फ्रे, मुझे पता है तुम्हारा प्लान। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं वापस आऊँगी तो तुम क्या चेहरा बनाओगे, यह देखकर कि मुझे सब कुछ याद है। अब दृश्य अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जब हम देखते हैं कि फ्रे एक गाड़ी में बैठ रहा है, जबकि आर्या उसे ऊपरी हवेली से देख रही है। वह उसे उदासी से देखती है जब वह बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर वह दुखी होकर और थोड़ी नफरत से उसे देखते हुए पर्दा बंद कर देती है। कान्या फिर गाड़ी को निकलने के लिए कहती है और फ्री से पूछती है कि क्या वह वास्तव में लेडी आर्या से नहीं मिलना चाहता। फ्री जवाब देता है कि उसे मिलने से सिर्फ दर्द ही होगा। कान्या उसके उदास चेहरे को देखती है और बात बदलकर पहले मिशन के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे विवरण जानने की ज़रूरत है ताकि वह उसकी मदद कर सके। फ्री जवाब देता है, ये सच है, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम मेरी जगह काम कर सकोगे अगर कुछ होता है। पहला मुख्य मिशन है अपराधी को पकड़ना जो इसके पीछे है। अगर मैं एरिना के खिलाफ लड़ाई हार जाता तो मैं खुद ही अपराधी बन जाता और मैं इस मामले को आसानी से सुलझा सकता था, बस इस घटना को अंजाम देकर खुद को पकड़वा देता। आखिरकार इस क्वेस्ट में बस अपराधी को किसी भी तरीके से पकड़ना ज़रूरी है। अगर मुझे पकड़ लिया जाता तो मैं बस पैसे देकर बच सकता था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अब किसी को नहीं पता कि असली अपराधी कौन होगा। तब कान्या कहती हैं, तो फिर क्यों नहीं तुम खुद ही इसे स्टेज कर देते? वो उसे बताता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर एक और अपराधी नजर आने की संभावना है। फिर कान्या कहती है, क्या परेशान करने वाला सिस्टम है? और वह जवाब देता है, सच में। फिलहाल चलो हम साधारण लोगों के हॉस्टल के आसपास छिपे हुए दानवों को ढूंढते हैं। वह चौंक जाती है और पूछती है, दानव क्यों, रईसों की जगह? फ्रे जवाब देता है, यह भी एक संभावना है, लेकिन दानवों के लिए साम्राज्य में घुसपैठ करने का यह सही मौका है। साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। रईसों की घमंड ने साधारण लोगों को विद्रोह की कगार पर ला दिया है। अगर कोई रईस साधारण लोगों के साथ ऐसा कुछ करता है तो स्थिति ऐसी है कि हर जगह दंगे भड़क सकते हैं। कान्या फिर कहती है कि शायद वे इस अव्यवस्था के दौरान साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। फ्रे जवाब देता है कि सचमुच, यह भविष्यवाणी में भी लिखा है कि अगर मैं असफल हुआ तो डीमन लॉर्ड की ताकतें कार्रवाई करेंगी। कान्या फिर कहता है कि चलो पहले यह सोचते हैं कि इंसान के भेष में छिपे दानवों को कैसे ढूंढा जाए। फ्रे उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम एक खास सामान खरीद लें तो यह बाद में आसान हो जाएगा। फिर हम उन्हें साम्राज्य की पिछली गलियों में देखते हैं, जहां वे खुद को छिपाने के लिए एक चोगा पहन रखी हैं। फ्रे फिर कान्या से कहता है, अब हम तैयार हैं क्योंकि हम उसे कुछ संदिग्ध सामान लेकर आते हुए देख रहे हैं। कान्या फिर एक डिवाइस निकालती है और पूछती है, क्या ये डेमन डिटेक्टर सच में काम करेगा? फ्रे उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये डेमन किंग या उसके एग्जीक्यूटिव से नीचे के किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी होना चाहिए। सिस्टम विंडो को उच्च स्तर के डेमन्स पहचान लेना चाहिए, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कान्या कहती है, ठीक है, ये कभी कभी फ़ायदेमंद होता है। फ्रे जवाब देते हैं, ये आमतौर पर परेशानी का कारण बनता है, लेकिन कभी कभी ये मददगार हो सकता है। फिर फ्रे उससे पूछते हैं, क्या तुमने सेरेना की जांच शुरू की? वो जवाब देती है, हाँ, मैंने पीछे की गली में एक सूत्र से पूछा है। मैंने अपने छायादार डमीज को भी सक्रिय करने की योजना बनाई है, लेकिन सच बताऊं, मुझे यकीन नहीं है कि वो सच में छिपी हुई है। फ्रेसिस कहता है कि सही है,
हमारी ताकत से शायद हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। आखिरकार वो मूनलाइट परिवार की वारिस है जो साम्राज्य की सभी खुफिया और हत्या मिशनों का काम संभालता है। फिलहाल हमें बस कोशिश करनी है। फिर फ्रे अपने कदम रोक लेता है जब वह कुछ बच्चों को एक साथ बैठे हुए देखता है जो भूख से परेशान हैं। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या ये वही बच्चे हैं जो सुक्कुबस रानी ने पकड़ लिए थे। एक लड़का कहता है कि हमें वो सोने के सिक्के जो उस मस्त आदमी ने दिए थे ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए थे। लड़की जवाब देती है कि अगर हम करते भी तो बड़े लोग वो सिक्के ले लेते। कान्या की नज़रें फ्रे पर जाती हैं और फ्रे कहता है, लगता है मैं ही बेवकूफ़ था, सोच रहा था कि बच्चों को थोड़ा पॉकेट मनी देकर मैंने उनकी मदद कर दी। फिर वो कहता है, ये ठीक नहीं है, मैं एक अनाथालय बनाऊंगा। कान्या हैरान होकर पूछती है, तू क्या कह रहा है? वो जवाब देता है, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, मैं बस आंखें मूंद नहीं सकता। पैसे तो मेरे पास हैं जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वो जवाब देती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। फिर फ्रे उसे एक डिवाइस दिखाता है और कान्या उत्सुकता से पूछती है, ये क्या है? फ्रे जवाब देता है, ये जीवन काल मापने वाला डिवाइस है जो मुझे एरिना को हराने के बाद इनाम में मिला। जैसा कि तुम देख सकती हो मेरे पास लगभग 4 से 5 साल बचे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ तो शायद ये मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। कान्या उदास होकर जवाब देती है, ऐसा कहना तो गलत है ना? ठीक है, तो फिर ये मेरे नाम से करो। वो फिर बच्चों की तरफ चलती है और हर एक को एक टुकड़ा ब्रेड देती है मुस्कुराते हुए। फ्रे उस खुशी से भरे बच्चों को देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि इससे थोड़ी देर के लिए शांति आ जाएगी। ठीक है, मैं अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल के बॉल में जाऊंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मंगेतर है। अगर कोई मुझसे बात करने आया तो मैं उसे भगा दूंगा। अब दृश्य राजमहल की तरफ बदलता है जहां हम सम्राज्ञी को क्लाना से कहते हुए देखते हैं कि मूनलाइट परिवार का हीरो के साथ ही रिलेशनशिप बनना रॉयल फैमिली के लिए खतरा है। क्लाना अंदर ही अंदर सोचती है कि वो बस कुछ ऐसा बोल रही है जो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असल में उसे स्टारलाइट परिवार की बड़ी दौलत चाहिए। फिर सम्राज्ञी कमरे से बाहर जाते हुए है और कहती है, खैर जो कहा है वो करो और फ्रे से शादी कर लो। अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें बेच दूंगी, तो ये याद रखना। दरवाज़ा जोर से बंद होता है और क्लाना वहीं खड़ी रह जाती है, अपने कांपते हुए हाथों को कसकर पकड़ते हुए। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। वो कहती है, ये नहीं हो सकता। अगर मुझे उस बेकार इंसान से शादी करनी पड़ी तो मैं मरना पसंद करूंगी।